हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो क्या आपको पता है कि डेटा शोज दैट देयर आर पर्टिकुलर सेगमेंट्स इन द मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म में ईटीएफ्स ने म्यूचुअल फंड्स को रिटर्न्स के मामले में बीट किया है, और वहीं इसके अगेंस्ट देयर आर सेगमेंट जहां पर म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंटली ईटीएफ्स को आउट परफॉर्म किया है। तो ऐसे में दिमाग में एक ऑब्वियस क्वेश्चन आ जाता है कि एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट व्हीकल ज्यादा बेटर रहेगा, वेदर इट इज ईटीएफ्स और वी शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में हेल्प करूंगा, जहां पर मैं आपको इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, जिसके बाद आप ये खुद डिसाइड कर पाओगे कि अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, आपके लिए ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में से कौन सा बेटर रहेगा। एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से ऐसे सेगमेंट्स है जहां पर ईटीएफ ने म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म किया है एंड वाइस वर्सा। प्लस इन सेगमेंट्स में कुछ पॉपुलर ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। बट बिफोर वी मूव टू दैट, मैं आपको एक क्विक डिस्क्लेमर दे दूं कि जिन भी ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो केवल एक रेफरेंस के लिए है, और उसको आप किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। आप अपनी खुद की रिसर्च करिएगा बिफोर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, सबसे पहले हम ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच के एक बेसिक डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करोगे, तो म्यूचुअल फंड के केस में एक फंड मैनेजर होता है जो कि एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है, जो कि आपके बिहाफ पे डिफरेंट एसेट क्लास लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड और कमोडिटीज वगैरह में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। अब म्यूचुअल फंड के केस में ये अपने आप में कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स तो होता है, पर ये खुद में स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं करता। जहां पर एक पर्टिकुलर डे पे जितने भी स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स की वैल्यू ऊपर या नीचे होती है, उसके अकॉर्डिंग एंड ऑफ द डे पे एक कैलकुलेशन बैठती है, जिसके अकॉर्डिंग एक एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट निकल के आती है, जो कि उस म्यूचुअल फंड की पर यूनिट का प्राइस होता है, जो कि आपको पे करना पड़ता है अगर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब वहीं इसके अगेंस्ट ईटीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी अपने आप में एक फंड ही होता है स्टॉक्स या फिर डिफरेंट कमोडिटीज। बस फर्क ये होता है इस केस में कि ये अपने आप में स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, यानी ड्यूरिंग द मार्केट इसकी जो एनएवी है यानी इसकी जो पर यूनिट वैल्यू है उसकी प्राइस ऊपर या नीचे जाती है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के अदर कुछ की डिफरेंसेस बताऊं, तो सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ईटीएफ के केस में ये एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है स्टॉक की तरह। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको बाय या सेल करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं पर इसके अगेंस्ट अगर आप बात करोगे म्यूचुअल फंड की, तो उसको बाय या सेल करने के लिए आपको किसी भी तरह के डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो म्यूचुअल फंड है ये डिफरेंट एएमसीज यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के थ्रू लॉन्च किया जाता है, जिनकी वेबसाइट पे जाके या फिर डिफरेंट ब्रोकर्स पे भी जाके बिना डीमेट अकाउंट खोले आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद सेकंड की डिफरेंस आता है प्राइसिंग का, जहां पर म्यूचुअल फंड के केस में जो आपकी यूनिट्स होती है यानी एनएवी होती हैं, वो एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज हो जाते हैं उसके बाद डिसाइड की जाती है पूरी कैलकुलेशन करके कि ओवरऑल मार्केट्स ने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी। अब इसमें मैटर नहीं करता कि आपने अपने म्यूचुअल फंड में ड्यूरिंग द मार्केट इन्वेस्ट किया है जब मार्केट हायर ट्रेड कर रहे थे या एंड ऑफ द डे, आपको वही एनएवी अलॉट होगी जो कि उस दिन के एंड के मार्केट में कैलकुलेट होकर निकल के आएगी। वहीं इसके अगेंस्ट अगर आप ईटीएफ की बात करो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक की तरह ही एक्टिवली ट्रेड करता है मार्केट में। तो जब आपने ईटीएफ बाय किया तो आपको वही प्राइसिंग का ईटीएफ मिलेगा जिस ड्यूरेशन और जिस प्राइसिंग पे आपने मार्केट में उसको बाय किया था। इसीलिए ईटीएफ को आप केवल ड्यूरिंग द मार्केट ही बाय कर सकते हो। अब इसके बाद थर्ड मेजर डिफरेंस निकल के आता है फंड मैनेजर का, जहां पर म्यूचुअल फंड के केस में दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सबसे पहला आता है एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स, और सेकेंडली आते हैं पैसिवली मैनेज्ड। अब एक्टिवली मैनेज का मतलब ये है कि एक फंड मैनेजर एक्टिवली हर दिन मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है उनको बढ़ाता या कम करता है, और आपके जो पोर्टफोलियो है उसको एक्टिवली मैनेज करता है। वहीं पर पैसिवली मैनेज ऐसे फंड होते हैं जो कि बिना किसी मैनेजमेंट के डायरेक्टली किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, लाइक निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक। ऐसे केस में उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो सारे स्टॉक्स जिस वेटेज और प्रोपोर्शन के हिसाब से हैं डायरेक्टली कॉपीड रहते हैं इस फंड के केस में, तो इधर आपके केस में आपके जो फंड मैनेजर है उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। और वहीं पर ईटीएफ्स की अगर आप बात करोगे, तो आपको मैक्सिमम केसेस में जो ईटीएफ्स है वो पैसिवली मैनेज ही देखने को मिलेंगे, यानी मैक्सिमम केसेस में ये किसी ना किसी इंडेक्स को ही रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। एंड इसी से जो फोर्थ डिफरेंस है वो निकल के आता है, जो कि आता है एक्सपेंस रेशियो का। पर म्यूचुअल फंड के केस में आपको हायर एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, बिकॉज अगर एक फंड मैनेजर एक्टिवली आपके पैसे को मैनेज कर रहा है तो उसकी फीस भी वो आपसे ज़्यादा लेगा। और वहीं पर इसके कंपैरिजन में अगर आप ईटीएफ के केस देखोगे, तो ईटीएफ के केस में क्योंकि फंड मैनेजर का ऐसा कोई काम नहीं होता, तो उसके केस में आपका एक्सपेंस रेशियो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में मिल जाता है एज कम्पेयर टू एनी म्यूचुअल फंड। अब इसके बाद जो लास्ट की डिफरेंस बचता है वो बचता है लिक्विडिटी का, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहां पर म्यूचुअल फंड के केस में जनरली अगर आप अपनी होल्डिंग सेल करते हो तो 1 से 2 दिन में आपको अपना पैसा मिलता है। वहीं पर ईटीएफ के केस में अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट अपनी होल्डिंग को सेल किया तो आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपका सारा ही पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। प्लस एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्जिट लोड का, जहां पर म्यूचुअल फंड के केस में वो आप पे एक एग्जिट लोड लगाते हैं, जो कि एक तरह की पेनल्टी होती है अगर आपने अपने फंड को एक ड्यूरेशन से पहले सेल किया तो। और ये जो पेनल्टी आती है ये जनरली 1 से 2% की निकल के आती है।
वहीं पर ईटीएफ के केस में ऐसी कोई भी एग्जिट रोड आप पे नहीं लगता। अब इसके बाद हम बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट प्रोज एंड कॉन्स की, जो कि आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स में से कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। अब ऐसे में सबसे पहले अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करोगे, तो जनरली म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं जिन्हें ये टेंशन नहीं लेनी कि आज मार्केट्स ऊपर है या नीचे, और वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी आने के बाद एक पर्टिकुलर डेट पे उनके पैसे कट जाए और मार्केट में इन्वेस्ट हो जाए। वहीं पर ईटीएफ्स थोड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जहां पर फॉर सपोज आज 10 तारीख को उन्होंने ईटीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, पर कल को उन्होंने देखा कि अगले महीने 5 तारीख को मार्केट में एक 3 से 4% का डिप आया, तो वो चाहें कि उस 3 से 4% की डिप का अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो तब वो मार्केट में उस ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक लोअर वैल्यूएशन पे वो पैसा उनका मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे उन्हें मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट एक लॉन्ग टर्म में अल्फा मिल पाएगा। इसके साथ ही ईटीएफ के केस में आपको ड्यूरिंग द मार्केट कंसोलिडेशन का भी काफी बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड के केस में देखने को नहीं मिलता। आसान शब्दों में मान के चलिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स में दोनों में ही सिमिलर वैल्यू पे इन्वेस्ट किया था, अब कल को किसी पैनिक की न्यूज के चलते मार्केट में ड्यूरिंग द मार्केट एक फॉल हमें देखने को मिलता है। अब एज एन इन्वेस्टर अगर आपको ये बात पता है कि हमारे मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग है और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो पूरी न्यूज़ है ये कोई पैनिक फैलाने वाली न्यूज़ है और ये जल्दी ओवर हो जाएगी और मार्केट के क्लोज होने से पहले वापस से हमारे मार्केट रिकवर कर जाएंगे, तो फिर ईटीएफ के केस में अगर आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है तो आप चाहो कि जब मार्केट फॉल हुए तो उस लोअर वैल्यूएशन पे आप ईटीएफ के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको मार्केट में एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं पर अगर आपने म्यूचुअल फंड में ऐसा सिमिलर केस किया, तो भले ही आपने मार्केट के फॉल होते की ड्यूरेशन में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, स्टिल आपको एनएवी वही अलॉट होगी जो कि उस एंड ऑफ द डे पे मार्केट में कैलकुलेट होगी। और यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड के केस में भले ही आपने मार्केट के फॉल होते हुए ड्यूरेशन में इन्वेस्ट किया हो, उसमें आपको एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद म्यूचुअल फंड के केस में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि भले ही एज एन इन्वेस्टर आपको ये पता हो कि कौन से ड्यूरेशन में आप मार्केट में कौन से एक्शंस लेना सही होगा, फिर भी म्यूचुअल फंड के केस में वही एक्शंस लिए जाएंगे जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चाहते हैं। एग्जाम्पल आपको देता हूँ। तो देखिए, जो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड के केस में आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड पर्सन है और उसको एक्चुअली पता होता है कब मार्केट्स अंडर वैल्यूड है या फिर कब मार्केट्स हमारे ओवर वैल्यूड है। बट मान के चलिए कल को मार्केट में भले ही मार्केट्स अंडर वैल्यूड है, स्टिल पैनिक सेलिंग का सिचुएशन मार्केट में बनता है और उसके चलते काफ़ी सारे जो उस फंड के इन्वेस्टर हैं वो अपने जो फंड्स हैं उसको एग्जिट करना या फिर विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में भले ही फंड मैनेजर को ये बात पता है कि ये सारी पैनिक सेलिंग की सिचुएशन है, ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इस ड्यूरेशन में मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर भी उसको मजबूरन अपनी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग भी है उनको भी मार्केट पे कम वैल्यू पे सेल करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, बिकॉज उसको वो सारा पैसा लौटाना है जो कि लोग अपने फंड से एग्जिट कर रहे हो। तो ऐसे में अगर एज एन इन्वेस्टर आपको ये पता भी है कि इस ड्यूरेशन में मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप नई एसआईपी करते भी हो तो भी आपका पैसा जनरली यूज होगा लोगों का पैसा लौटाने के लिए, ना कि उस पैसे से नए स्टॉक्स को या फिर फ्रेश गिरे हुए स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री करने के लिए। बट वहीं ये प्रॉब्लम आपको ईटीएफ के केस में देखने को नहीं मिलती, बिकॉज ये एक्टिवली ट्रेड कर रहा होता है और भले ही सारे लोग सेलिंग कर रहे हो और ईटीएफ का प्राइस नीचे आए, स्टिल अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उस लोअर वैल्यूएशन पे फर्दर एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड के ईटीएफ के अगेंस्ट कुछ बड़े फायदे भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि अनलाइक ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट आपको आपके बैंक के थ्रू लोन मिल सकता है। जी हाँ, भले ही आपका क्रेडिट स्कोर कितना भी खराब क्यों ना हो और भले ही आपके जो बैंक है वो आपको डायरेक्टली लोन ना दे, पर अगर आप अपने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के अगेंस्ट उनसे लोन लोगे, तो अगर आपके पास आपकी होल्डिंग अराउंड 1 लाख की अराउंड है, तो आपको उसका 50% यानी 50,000 रुपीज तक का लोन आपके बैंक के थ्रू मिल जाएगा अराउंड 10% इंटरेस्ट पे। और इस केस में भी बेनिफिट ये है कि आप चाहो तो पहले आप केवल लोन का जो ईएमआई है उसमें केवल इंटरेस्ट पे कर सकते हो, और चाहो तो ओवरऑल जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी 50,000 रुपीज है वो आप बाद में पे कर सकते हो, तब तक आपके जो म्यूचुअल फंड है वो बैंक के पास ही रहेंगे। और उसमें भी एक एडिशनल फायदा ये है कि अगर उस ड्यूरेशन में आपके जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है वो बढ़ती है, तो आपको बढ़ी हुई वैल्यू ही मिलेगी और आपको केवल वो 50,000 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे जितना का लोन आपने अपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लिया है। तो यहाँ अभी तक हमें ये समझ में आया कि एज एन इन्वेस्टर अगर आप एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो एंड यू एक्चुअली नो व्हाट यू आर डूइंग, तो ऐसे में ईटीएफ आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। और वहीं पर अगर आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मार्केट्स किस तरीके से चल रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, तो उस केस में आप आंख बंद करके अपनी एक एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में चालू कर सकते हो ना। अब हम जानते हैं कि वो कौन से ऐसे पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जहां पर एक एसेट क्लास ने दूसरी एसेट क्लास को रिटर्न्स के मामले में कंसिस्टेंटली बीट किया है। जहां पर सबसे पहले अगर आप ईटीएफ की बीट करने की बात करोगे टू म्यूचुअल फंड्स, तो ऐसे में डेटा कहता है कि 88% ऑफ द लार्ज कैप फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 7 ईयर्स की ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को रिटर्न के मामले में बीट नहीं कर पाया है। अब इसमें आप सिंपल सा ये समझिए कि अगर कोई लार्ज कैप फंड है तो बेसिकली उसका बेंचमार्क होता है बेंचमार्क लाइक निफ्टी 50। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी होती है। अब यहाँ पर सोच के देखिए, अगर आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को एक पैसा दे रहे हो जो कि एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है,
तो उसके केस में वो आपसे एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा ले रहा है। अब आप एक्सपेंस रेशियो इसीलिए ज़्यादा पे कर रहे हो जिससे आपको एटलीस्ट निफ्टी 50 के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा रिटर्न्स मिल पाए। पर अगर 88% ऑफ द टाइम आपको निफ्टी 50 के अगेंस्ट अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं इन द 7 ईयर्स और लॉन्गर ड्यूरेशन, तो ऐसे में तो आपका जो पैसा है एज एन एक्सपेंस रेशियो वो वेस्ट ही गया। वहीं पर इसके अगेंस्ट अगर आप किसी निफ्टी 50 की ईटीएफ में इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे कि अगर हम निफ्टी 50 के कुछ पॉपुलर ईटीएफ्स की बात करें तो उसमें निकल के आता है निफ्टी 20, जो कि निपॉन इंडिया का ईटीएफ है। तो इसके केस में जो निफ्टी 20 है वो डायरेक्टली रेप्लिकेट करता है निफ्टी 50 को, यानी सारे जो स्टॉक्स जिस वेटेज में निफ्टी 50 में, उसी वेटेज में आपको इस ईटीएफ में देखने को मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे निफ्टी 50 के केस में। और बात करोगे एक्सपेंस रेशियो की, कि बिकॉज ये पैसिवली मैनेज फंड होते हैं तो इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो जो है वो फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू एनी लार्ज कैप फंड। तो यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर आप पर्टिकुलरली लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ज्यादा सेंसिबल रहेगा कि आप ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट वो करो, ना कि म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो भी आपका बचेगा और आपको सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी जो कि आपको उस इंडेक्स की देखने को मिल रही है। इसके अगेंस्ट अगर आप स्मॉल कैप की बात करते हो तो जहाँ पर स्टोरी जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जहाँ पर हमने यहाँ पर देखा है कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने रिटर्न्स के मामले में कंसिस्टेंटली जो अपने बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं उनको बीट किया है। यानी अगर आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा सेंस बनाएगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाओ, बिकॉज यहाँ पर हमें कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिली है। और अगर आप इंडिया में कुछ पॉपुलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करोगे तो उसमें आ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स लाइक क्वांट्स म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। और इनमें से कौन सा बेस्ट है अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो रिसेंटली बनाया है, तो उसे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसका कि लिंक आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.